नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। किसी व्यक्ति को लगातार ठुकराया जा रहा हो और वो भी किसी और के द्वारा नहीं, मतदाताओं के द्वारा, तो मतदाताओं पर तो भड़ास निकाल नहीं सकते हैं। किन पर निकालेंगे? देखिए, क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, बल्कि 3 तरह के होते हैं। एक औसत अंक लाने वाले, उनको कोई किसी तरह की ना कम लाने वालों से शिकायत होती है, ना ज़्यादा लाने वालों से शिकायत होती है। उनको पता है कि हमारा टैलेंट यही है। जो ज़्यादा नंबर लाते हैं और जो फिसड्डी रह जाते हैं, ये जो फिसड्डी होते हैं, ये ज़्यादा नंबर लाने वालों से बहुत चिढ़ते हैं। उनको लगता है कि ये कैसे ला रहा है, तो उसके ऊपर चीटर होने का और तमाम दूसरे अ, हथकंडे अपनाते हैं उनका मोरल डाउन करने के लिए और अपने को एक बेहतर स्टूडेंट साबित करने के लिए। और चूंकि वो जो ज़्यादा नंबर लाने वाला है वो साजिशें रच रहा है कि ये पास भी ना होने पाए, तो इसलिए उस पर निशाना साधते रहते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अलग-अलग दफ्तरों में, अलग-अलग कार्य क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में, हर जगह आपको ये बात मिल जाएगी, अगर आप ठीक से इसकी मीमांसा करें और ज़रा ठीक से देखें। जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता और जो शायद इस काबिलियत भी नहीं रखते हैं इसकी कि हम उनका नाम लेकर के उन पर चर्चा करें। एक ऐसे ही कांग्रेस के नेता ने, जो अपने आप को युवा मानते हैं 56 साल की उम्र में भी, संसद में फिर हदें पार की। और ये पहली बार नहीं है जब हदें पार की हो। जब भी संसद सत्र आता है, उससे पहले वो अंतर्ध्यान होते हैं 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, और आते ही बड़ी आक्रामक मुद्रा में मीडिया के सामने आते हैं कि कोई सवाल ना पूछने पाए, मीडिया की तरफ से भी सवाल ना होने पाए कि आप थे कहाँ, क्योंकि जहां थे वो सब बताने के लायक तो कम से कम जगह नहीं होती है। और किस किस से मिलते हैं ये भी उनके पास बताने को कुछ नहीं होता है। तो नए सिरे से शायद कोई टूल किट लेकर के आते हैं और उसी के अनुसार फिर बिहेव करने लगते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित एकलव्य सिंह। एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम। तो एकलव्य, जो इनका भाषण था पार्लियामेंट का, उसके कुछ अंश तो हम सुन ही लेते हैं। और इनको ये भी पता नहीं होता है कि इनका माइक बंद है, ऑफ है, क्या है। माइक ऑन था और ये मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि संसद में तो हमें बोलने भी नहीं दिया जाता, हमारे तो माइक ही बंद कर दिए जाते हैं। तो वो एक 10 सेकंड का, 15 सेकंड का एक वो वीडियो वायरल करने के लिए सोशल मीडिया पर इन्होंने फिर से वही फितरत के साथ, मेरा माइक बंद है, मैं बोलूं तो बोलूं कैसे। और स्पीकर ने लगभग इनको झिड़क दिया कि माइक आपका खुला हुआ है। और जब ये शिकायत कर रहे हैं तब भी इनकी आवाज स्पष्ट ही आ रही है, लेकिन इनके बराबर में खड़े हुए केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि हाँ, माइक बंद है। Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए राहुल गांधी जी। एक एजेंडा लेकर के आते हैं ये सदन में, और उस एजेंडे के अकॉर्डिंग उल्टा सीधा अनाप शनाप जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं, जिस खानदान से ये आते हैं
कि इनको ये पता ना हो कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, गृह मंत्री की क्या होती है, रक्षा मंत्री की क्या होती है, विदेश मंत्री की क्या होती है, वित्त मंत्री की क्या होती है, अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों की भूमिका क्या है। और निचले स्तर पर जब इस तरह के कानून व्यवस्था के प्रश्न खड़े होते हैं, पत्थरबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, तो वहां जाकर के गृह मंत्री देश का नहीं खड़ा होता है, वो आदेश नहीं दे रहा होता है। आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट वहां के हालात को देखता है, वो चाहता है तो धाराएं भी चेंज करता है उसी समय, वहां पर निषेधाज्ञा को दूसरी धाराओं में बदल सकता है। वो चाहे तो कर्फ्यू का ऐलान कर सकता है, वो चाहे तो देखते ही गोली मारने के आदेश दे सकता है। ये वहां की स्थितियों परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कैसे नेता प्रतिपक्ष बने हैं ये देश के? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक होती है मूर्खता और एक होती है धूर्तता। जो व्यक्ति इन दोनों के मिश्रण से बना हो, मुझे नहीं लगता कि हम उससे कुछ और अपेक्षा कर सकते हैं। सर, इनसे तो यही एक्सपेक्टेशन थी मुझे फ्रैंकली, क्योंकि हर बार यही स्क्रिप्ट, इसी तरह का तमाशा चलता है इनका जब भी ये सदन में बोलते हैं। कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन मैं बीजेपी से डिसअपॉइंटेड हूं सर। बीजेपी से इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं कि हाँ, बनता तो था कि भाई इतनी बड़ी बात अगर कोई बोल जाए तो उस पर ऑब्जेक्ट करो, क्योंकि वो नियम के भी विरुद्ध है। मर्यादा के विरुद्ध तो है ही, लेकिन नियम के भी विरुद्ध है। लेकिन बीजेपी को एक कोशिश अवश्य करनी चाहिए थी सर कि ये डेडलॉक टूट जाए। एक बार बीजेपी को थोड़ा सा बैकआउट करके और इनको बोलने देना चाहिए था सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि जितनी भी देर ये बोले, उससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा हुआ होगा। तो अगर ये थोड़ी देर और बोलते तो बीजेपी का और फायदा होता। तो थोड़ा सा ये दुर्भाग्य रहा कि ये और नहीं बोले सर। सर देखिए, चक्कर क्या है कि आपने आज जो इनका भाषा का स्तर देखा, एक बात तो कंफर्म हो गई सर कि इनकी जो, आप कह सकते हैं कि संस्कार, अपब्रिंगिंग, पालन पोषण, परिवार के मूल्य एग्जैक्टली वही हैं जो कि हमने सर उन लोगों के देखे जो अराजक तत्व इस आंदोलन में हमें दिखाई दे रहे थे सर। उनकी भी भाषा का स्तर कुछ इसी तरह का था सर। और ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से ये भी कंफर्म करता है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं मन में ये एक संतोष था कि यदि अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो हमारे पीछे राहुल गांधी खड़ा है। ये कंफर्म हो चुका है सर। क्योंकि जो जिसको अपना लीडर मानता है ना, जो उनको भेजता है, उनको जो कॉन्फिडेंस होता है वो उस लीडर से ही डिराइव करता है। जब वो लीडर ही खुद ही इस तरह की अराजकता फैला रहा है सर, ये और क्या है? ये संसद में अराजकता ही फैलाना है ना, कि मैं जो चाहूंगा बोलूंगा, सुनना है तो सुनो, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। मतलब एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और जैसे कि अभी आप दिखा भी रहे थे सर कि माइक बंद मेरा हो जाता है, विक्टिम कार्ड भी खेलूंगा। मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैं कितना ब्रेव हूं, और मैं ये भी दिखाऊंगा कि, और साथ में मैं विक्टिम कार्ड भी खेलूंगा। तो ये है सर, मतलब मूर्खता और धूर्तता का जो मिश्रण होता है। मतलब आप सोचिए सर, आपने भी बताया ही कि मतलब जिसके पिताजी, दादी, नानी जी, वो परनाना, ये सब प्रधानमंत्री रहे हों, और वो खुद इतने वर्षों से सांसद हो, इतने बड़े परिवार में रहा हो, उस व्यक्ति को गरिमा तो छोड़ दीजिए, उसको संसद के नियमों का भी नहीं पता है कि यदि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो इस तरह का, तो आपको एक नोटिस देना होता है। नोटिस नहीं भी दिया और अगर आप बोल गए तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। आप देश के गृह मंत्री का, मतलब लिटरली आप बोल रहे हो कि गृह मंत्री ने, जैसे कि कोई मतलब गृह मंत्री ने ये ऑर्डर दे दिया। उसके बाद सर, वैसे तो सर मैं आपको सही बताऊं तो ये जितने जोश में ये स्टूडेंट्स के लिए, इन अराजक तत्वों के लिए
जो ये हमदर्दी दिखाने का एक वहां पे मतलब मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको बताऊं सर कि इस देश में ज्यादातर जो लोग हैं उनको तो ये लग रहा था कि ये जो अराजक तत्व थे इनके साथ और कठोर कदम क्यों नहीं उठाए गए। सच्चाई तो ये है सर। तो ये हर तरह से सर जो मतलब ये अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी ही कब्र खोद रहे थे सर वहां पे। ये जितना और बोलते ये कांग्रेस का और विपक्ष का ही नुकसान करते। आप देखिए सर कि ये छात्रों की वहां पे बात कर रहे थे, एजुकेशन सिस्टम की वहां पे खड़े होके बात कर रहे थे। जो व्यक्ति खुद 60% मार्क्स लाया हो 12th स्टैंडर्ड में और मैथ्स में तो शायद जितना मुझे याद आ रहा है कोई इनके 41 थे और इकोनॉमिक्स में 49 थे, वो व्यक्ति एक शूटिंग का मेडल लेके, एक सर्टिफिकेट और मेडल लेके और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, भारत के नंबर 1 कॉलेज में। वो व्यक्ति बोल रहा है कि इस देश में छात्रों को मेरिट के आधार पर अवसर नहीं मिलता है। वो व्यक्ति ये बोल रहा है सर। तो सर इनके तो हर सेंटेंस, हर व्यक्तित्व और खुद के चरित्र में जिस तरह से हिपोक्रेसी भरी पड़ी है, ये जितना बोलेंगे ये अपना नुकसान ही करेंगे और कुछ भी नहीं है सर इसमें। और थोड़ा सा मुझे मतलब सर ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि अपनी संस्थाओं को भी डिसाइड करना पड़ेगा सर कि स्तर कहाँ तक गिरने दिया जाएगा। चाहे वो हमारी मतलब पुलिस फोर्सेस की भी बात हो सर। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा सर कि स्टूडेंट्स पे एक वो पैलेट गन, वो भी रबर पैलेट्स, अगर मैं तो कहता हूं कि अगर चली भी हो ठीक है। अभी हालांकि सर 5 मिनट पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा है कि कोई फायरिंग नहीं हुई, पुष्टि करी है इस बात की। लेकिन मैं कहता हूं सर कि कोई चली भी हो, कुछ डंडे पड़े भी हों, मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि वो अराजक तत्व छोड़ दीजिए, कोई स्टूडेंट भी हो तो कोई क्या स्टूडेंट्स को सर क्या संसद पर कूच करने का अधिकार दे दिया जाएगा? क्या इस तरह से अश्लील गाली गलौज करने का अधिकार दे दिया जाएगा? क्या हमारी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकने का अधिकार दे दिया जाएगा? क्या हमारी फोर्स किसी पुलिस वाले के सर पे डंडा चलाने का अधिकार दे दिया जाएगा? क्या पुलिस वाले को घेर के लेटा के मारने का अधिकार दे दिया जाएगा? तो सर कहीं ना कहीं हमें भी मतलब सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्थाओं को कि भाई इसमें कोई डिफेंसिव होने वाली बात नहीं है। जो अगर आपने जितना भी किया है, हमें तो इस बात पे गर्व है कि आपने इतना संयम रखा, और आप और भी करते तो हम आपके साथ खड़े रहते। और उसी तरह से सर जो दूसरा जो इसका पार्ट है संसद में, मुझे लगता है सर कि संसद में भी कहीं ना कहीं तो डिसाइड करना पड़ेगा भाई आप कब तक देश के विकास को, अहम मुद्दों को, अहम बिल्स को डिरेल करते रहोगे। आपने पूरी चर्चा में कल इनकी बहन बोल रही थी सर, वो इतने बड़े साइंटिस्ट को मतलब गौमूत्र का मजाक उड़ा रही थी, सनातन धर्म से अपनी नफरत को दिखा रही थी। उसके अलावा प्रहलाद जोशी के ऊपर जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनके ऊपर सर रेपिस्ट को सपोर्ट करने का आरोप लगा दिया। मतलब ये देखिए सर कि मतलब पूरे विपक्ष में एक व्यक्ति क्या ऐसा नहीं है, या कम से कम इस परिवार में जो एक तो सर सजेशन देता कि साहब आप इस बिल को थोड़ा सा इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, या आपके बिल में ये कमी है, अगर आप ये कर दोगे तो ये स्टूडेंट्स के लिए और बेहतर रहेगा। तो सर इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब जो अच्छा यहां तक भी ठीक है सर। देखिए मैं तो मानता हूं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिक्स तो करेगी ही, लेकिन सर पॉलिटिक्स का स्तर कहां तक गिरा दोगे, ये तो कभी ना कभी तो तय करना पड़ेगा। और वो स्तर भी क्यों गिर रहा है सर कि पर्सनल एनिमोसिटी है मोदी जी से। जो आप अभी बात कह रहे थे ना सर कि एक गरीब व्यक्ति, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जीवन में इतना आगे बढ़ गया, और मेरा जो जन्मसिद्ध अधिकार, ये जो बैठे हुए हैं मोदी जी जिस कुर्सी पे, इस पे तो जन्मसिद्ध अधिकार मेरा था ना। ये तो पहली बार मेरा ही जनरेशन है जिसको ये कुर्सी नहीं मिल रही, नहीं तो पापा को भी मिली थी, दादी को भी मिली थी, परनाना जी को भी मिली थी। मैं क्यों वो पहला व्यक्ति बनूं जिसको ये कुर्सी नहीं मिलेगी? तो ये सर सिर्फ और सिर्फ जो अंदर से जो नकारात्मकता भर चुकी है, नफरत भर चुकी है, और उसकी वजह से जिसे कहते हैं ना सर एकदम मानसिक रोगी हो चुके हैं सर इनके लिए। और क्या कहा जा सकता है? मतलब
ऑनेस्टली सर अब कई बार ऐसा लगने लगा है कि जनता ने सब देख ही लिया है, इसके बारे में क्या तो विश्लेषण भी करें, अब ये आदमी बात करने लायक नहीं रहा है। और इसके बाद इन्होंने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक और प्रेजेंटेशन था। स्क्रीन पर अमित शाह का बड़ा सा फोटो लगाया और उसके बाद इनका लेक्चर वहां भी शुरू हुआ। पुलिस ने की, किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को। इनके शब्द देखिए, डिजाइन किए हुए हैं बाकायदा षड्यंत्रकारी तरीके से। क्या दिल्ली पुलिस, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस, या जहां भी इंसर्जेंसी होती है, पत्थरबाजी होती है, वहां आप कहेंगे कि हिंसा जम्मू कश्मीर पुलिस ने की, हिंसा दिल्ली पुलिस ने की? ये डिजाइन किए हुए शब्द हैं, ये इनके मुंह में डाले गए हैं कट्टरपंथियों के द्वारा, या कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये उस खानदान के वारिस हैं जिनके 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनको पता है कि हमारी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, जितने भी कोई सरहदों पर खड़ा है, कोई एयरपोर्ट की रक्षा सुरक्षा कर रहा है, कोई संसद की सुरक्षा कर रहा है, तमाम महत्वपूर्ण जगहों की वो सुरक्षा करते हैं। उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये कह रहे हैं। और अगर कोई एक आधा मर जाता तो ये कहते कि दिल्ली पुलिस ने हत्या कर दी। तो इतना गैर जिम्मेदार एक नेता, मुझे ये जानना है, मैं इनकी ये वीडियो सारी नहीं सुनवाता, छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि भैंस अगर पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, ये तो बिल्कुल तय समझ लीजिए। इसलिए इसको यहाँ छोड़ करके अगले सवाल पर, इसी से संबंधित, अमित शाह से इतने क्यों चिढ़े हुए हैं? अमित शाह को निशाने पर क्यों लिया है धर्मेंद्र प्रधान के बाद? क्या इसलिए कि अमित शाह घुसपैठियों को चुन चुन करके पूरे देश से, वो देश से बाहर उनके अपने वतन में फेंकवा रहे हैं? क्या इसलिए चिढ़े हुए हैं कि अमित शाह सरहदों के 15 किलोमीटर के भीतर जितने अवैध निर्माण बने हुए हैं उनको ध्वस्त करवा रहे हैं, बुलडोजर लगे हुए हैं? क्या अमित शाह से इसलिए चिढ़े हुए हैं कि तमाम सुधार के महत्वपूर्ण बिल उनकी टेबल से ही आ रहे हैं, या तो वो खुद इनिशिएट करते हैं या वो पास हो जाए इसकी पूरी व्यवस्था करते हैं? और जितना ये पिछले दिनों हमने देखा है, क्योंकि अप्रैल में इन्होंने परिसीमन और महिला आरक्षण बिल गिरा दिया, और सबसे ज्यादा खुशियां बच्चे की तरह यही राहुल गांधी मेज पीट पीट करके मना रहे थे। उसके बाद तो बहुत पानी बह चुका गंगा यमुना में और दूसरी नदियों में। आपको पता है, टीएमसी टूट गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, आम आदमी पार्टी टूट गई। शरद पवार कह आए एकनाथ शिंदे से कि मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं, एमके स्टालिन ने कह दिया। ये दोनों दल और टीएमसी से टूटे सांसद भी अलग बैठ रहे हैं, अब विपक्षी दीर्घाओं में बैठ भी नहीं रहे वो, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। सर देखिए, मुझे एक बात तो लगती है कि अभी जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला भी पॉइंट उठाया था, जो इनने पुलिस की हिंसा की जो बात कही, इसमें भी सर एक पार्ट को समझना बहुत जरूरी है कि पुलिस ने हिंसा करी नहीं, पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए कदम उठाए सर, और यही हमारी फोर्सेस करती हैं। और ये खुद सर मूर्ख और धूर्त हो सकते हैं, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है सर कि उसे नहीं पता कि पुलिस हिंसा करती नहीं है, पुलिस हिंसा को रोकती है, और वही पुलिस ने किया है। देश में अराजक माहौल नहीं बने, उसके लिए जो करना जरूरी था वो पुलिस ने किया। अब सर जहां तक अमित शाह जी की बात है, देखिए सर मैं तो बहुत क्लियर हूं, क्या है सर कि जिस तरह की मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है सर, और उनका जो एक हमेशा फोकस रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी, और खास करके सर एक ऐसे समय में जब आपने देखा कि
एक ग्लोबली भी इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, जब दूसरे इतनी बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो सफर कर रही थी, उस समय भारत को मतलब की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको स्टॉल नहीं होने देना, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर लेना, अलग इतनी सारी कंट्रीज के साथ एफटीएस कर लेना, अपनी ऑयल सोर्सिंग को 28 कंट्रीज से 41 कंट्रीज से कर लेना। तो सर मोदी जी का फोकस इन सब चीजों में है सर, वो इन चीजों में बिजी रहते हैं। देश की राजनीति और देश की जो इंटरनल सिचुएशन है वो अमित शाह जी के हाथ में ही है। और वो अमित शाह जी सर वो मतलब वो उस तरह के कैरेक्टर हैं कि वो एक दो चीजें हैं सर, कि एक तो वो जो काम अपने जिम्मे लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं, और दूसरा जो फैक्टर है सर वो ये है कि वो जिसे कहते हैं ना सर कि राजनीतिक वे से और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी इतने शार्प हैं कि जिसको वो खत्म करना चाहते हैं ना फिर वो बच नहीं सकता। और इन लोगों ने सर ये देख लिया है कि अमित शाह के रहते हमारा अंत निश्चित है सर, मतलब अंत से मेरा मतलब है इनकी राजनीति का अंत सर। और आप देख लीजिए सर, जैसे कि आप अभी फरमा ही रहे थे कि जब महिला आरक्षण का बिल जब गिरा तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। इनको पता ही नहीं है सर कि वो बिल लाया ही इसलिए गया था कि वो गिर जाए। इनको वो छोटा सा एक मोमेंटरी सेलिब्रेशन देना था, और ये ट्रैप ही यही था सर कि वो महिला आरक्षण का बिल गिरे और उस बिल के गिरने पे पूरी जनता इनका सेलिब्रेशन देख ले। कोई और होता तो वो कहता कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भाजपा है इस पे पॉलिटिक्स कर रही है, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी तरह से कोई सकारात्मक बात होनी चाहिए थी, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये सेलिब्रेट करने लगे सर, बम पटाखे फोड़ने लगे कि बड़ी जीत हुई है। संसद से उस दिन ये राहुल गांधी बाहर निकले थे तो महिलाओं के लिए बात नहीं करी सर। उस आदमी ने बोला मोदी का चेहरा देखा, अमित शाह का चेहरा देखा। ये हालात हैं सर इन लोगों के। ये इनको लगता है कि जनता इनको ऑब्जर्व नहीं करती। अमित शाह जनता की नफ्स को समझते हैं सर। उनको पता था कि ये अपना कैरेक्टर एक्सपोज कर देंगे, और उसका परिणाम हमने देख लिया सर। सिर्फ मतलब हारे ही नहीं बंगाल में, इस कदर हारे कि आज उसके दूसरे स्टेट्स, दूसरी पार्टीज में भी रैमिफिकेशंस हो रहे हैं सर। और सर पता नहीं, मैं तो आपको सही बताऊं, ये जो अमित शाह जी अभी कोई ज्यादा हमें 5-7 दिन से सामने नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वो अपना काम तो करते रहते हैं सर। कल रात को भी 12 बजे ऑफिस से निकले थे, मैंने वो वीडियो देखा था। आई एम श्योर आपके दर्शकों ने भी देखा होगा कईयों ने। तो सर ये लोग अपने आलतू फालतू के पॉलिटिकल रेटोरिक्स में लगे हुए हैं, इनके कोई सब्सटेंस तो है नहीं। अमित शाह कौन सा बिल पास कराने की तैयारी कर चुके होंगे और इन लोगों की क्या हालत करने की तैयारी कर चुके होंगे, इनको आभास ही नहीं है सर। लेकिन हाँ, इस बात का आभास हो चुका है कि इस आदमी के रहते सर इनका कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना, दाल गलने नहीं वाली। इसीलिए सर जो टारगेट है वो अमित शाह जी हैं। मैं दर्शकों को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। साधु संतों पर गोली चलवाई गई थी 7 नवंबर 1966 को। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और देश के गृह मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। दूसरी घटना, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने की, बेअंत और सतवंत ने। गृह मंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। सिख विरोधी दंगे हुए, कत्लेआम हुआ, बल्कि मैं कहूंगा नरसंहार था वो। 3000 से ज्यादा सिख मारे गए। गृह मंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। फिर राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया इन्होंने? अगर गृह मंत्री ही दोषी होता है फायरिंग करवाने के लिए, हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो फैसला था वो तो इंदिरा गांधी का लिए हुआ था, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया था। और मैं जानता हूं कि बराड़ साहब
अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले थे, मेरठ में थे उस समय वो तैनात। उनको उसी रात बल्कि कई दिन पहले ये कहा गया कि आप अमृतसर पहुंचिए। उन्होंने कहा कि मैं तो विदेश जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एक बहुत बड़े टास्क को लीड करना है। उनको पता भी नहीं था। फिर वहां जाकर के अलग अलग जगहों से मिलिट्री, अर्धसैनिक बल वो सब असम्बल होते हैं और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी होती है और फिर अल्टीमेटली वो किया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या क्या हुआ है सब जानते हैं। सिखों की भावनाएं आहत हुई। ये ठीक है कि वहां पर भिंडरावाला और उनके साथी घुसने दिए गए और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, लेकिन अकाल तख्त, हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर को जितना नुकसान पहुंचा, जो टैंक लगाए गए थे, कई सालों तक इनके खिलाफ नफरत का भाव था। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने मार डाला। बतौर प्रधानमंत्री अपने ही रेजिडेंस में वो मारी गई थी। क्या कहना चाहते हैं ये? गृह मंत्री हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाए अगर कोई अराजकता दिखाए? अगर कोई संसद पर चढ़ाई कर रहा हो तो गृह मंत्री अपनी पुलिस से कहेगा कि नहीं 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 नहीं, कोई लाठी डंडा नहीं, कोई अश्रु गैस नहीं, उनको तहस नहस करने दो पार्लियामेंट को आकर के और पूरी दुनिया में नाक कटने दो भारत की। अराजकता पैदा करना चाहते हैं इस देश में। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि एक्चुअल में इनकी मंशा क्या है और ये किस तरह निराश, हताश, कुंठित हो चुके कि जनता तो अब लगातार नरेंद्र मोदी को चुन रही है। इनके कोई चांस वापसी के नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि जो योगेंद्र यादव का रास्ता है कि अब संसद से फैसले नहीं होंगे, सड़कों से होंगे, ये तो उसी तरफ जो है वो चल पड़े हैं। सर, आपकी अनुमति से ये वाली बात आप बता रहे थे, ये इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड 1 मिनट में आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ सर। एक बार प्रदीप सिंह जी ने फरमाया था, मुझे याद आया। इंदिरा गांधी जी सर, ये 1980 में सर, ये लोग जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं ना कि हम बहुत बड़े शासक हैं, इंदिरा गांधी जी सर एक बार 1980 में चामुंडा देवी के मंदिर जाने का उन्होंने निर्णय किया था सर। ये पालमपुर में जो हरियाणा अपने हिमाचल में जो फेमस मंदिर है सर, चामुंडा देवी का, ये इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हार के और फिर दोबारा चुनाव जीती थी, तो उस समय सर इनको किसी ने कहा था कि चामुंडा देवी का उस समय थोड़ा आध्यात्मिक हो भी गई थी, तो इनको किसी ने बोला था कि आप वहां जाके आओ। तो इनकी डेट फिक्स हो गई थी सर कि 22 जून 1980 को ये जाके चामुंडा देवी के यहाँ एक बड़ी सी रैली करेंगी और वहां पे सर मतलब दर्शन वगैरह करेंगी। तो उसके एक दिन पहले सर इनके एक जो खास व्यक्ति थे वो सर वहां पे जाके, आनंद मोहन जी थे मेरे ख्याल से, तो वो वहां पे जाके सर उन्होंने पूरा इंतजाम वगैरह कर लिया था, सारी तैयारी हो गई थी। एक दिन पहले सर उन्होंने 21 तारीख की शाम को बोला कि भाई मैडम तो बिजी हो गई हैं, उनकी कई मीटिंग्स वगैरह हैं, तो ये कैंसिल है, वो आ नहीं पाएंगी। तो वो उनको थोड़ा अजीब सा लगा सर। तो उन्होंने सर, वो जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने बोला कि आप उनको समझाओ ये चामुंडा देवी का मंदिर है, आप ऐसा मत करो, उनको समझाओ, कम से कम इस बार अब सबकी तैयारी हो चुकी है तो उनको आना चाहिए। ये चामुंडा देवी का मतलब ऐसा नहीं है कि इनका एक होता है जब कोई, तो उन्होंने कहा अरे भाई आप वाइंड अप करो, हमने बता दिया ना, जब बोल दिया मैडम ने तो बात खत्म हो गई। तो उनने फिर भी कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चामुंडा देवी ऐसी है जो वो किसी आम व्यक्ति को ऐसी चीज के लिए माफ कर सकती है, लेकिन किसी शासक को कभी माफ नहीं करेगी ऐसे अपमान के लिए। तो सर उनने इंदिरा गांधी जी को बोला उनने मना कर दिया, बात खत्म हो गई सर। तो उसके बाद सर जब वाइंड अप हो गया तो ये जो आनंद मोहन जी थे ये शाम को वापस निकल गए सर। और उस समय सर कोई ज्यादा ये मोबाइल फोन और ये सब तो होता नहीं था, तो वो सुबह एज यूजुअल जो इंदिरा गांधी जी के घर जाते थे प्रधानमंत्री निवास पे, वहां जाने लगे तो देखा कि इंदिरा गांधी जी के घर पे बहुत भीड़ थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर भी वो करते करते अब सोचते कि क्या हो गया, गाड़ी का शीशा नीचे करके देख रहे, तो पहुंचे
तो जो पहला दृश्य सर उन्हें दिखा सामने, इंदिरा गांधी जी संजय गांधी के शव के बगल में बैठी हुई थी। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को जो आदत हो चुकी है ना, मुझे नहीं कोइंसिडेंस हो, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन सर ये सनातन धर्म का अपमान करना इस परिवार को कम से कम बंद कर देना चाहिए। अभी जो आपने किस्सा भी बताया था ना साधु संतुओं वाला, उसमें भी जो जो मुख्य संत थे जो उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि तुमने गोपा अष्टमी के दिन संतों पे और गाय पे गोली चलवाई है ना, देखना तुम्हारे कुल का नाश होगा गोपा अष्टमी के दिन। और सर संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो हिंदू तिथि होती है उसके हिसाब से तीनों का जो मतलब डेथ हुई थी वो गोपाष्टमी के दिन हुई थी सर। तो ये उसके बाद भी नहीं समझते सर, गौमूत्र का कल ये मजाक उड़ा रही थी, मतलब कमाल है सर, इतनी ह्यूमिलिटी परिवार में इतने लोगों की जान खोने के बाद भी ये हाल है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इस तरह के पर, मतलब जिन लोगों के ऐसे मूल्य और संस्कार हो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और ये जो मोदी को समर्थन देने वाले भक्त हैं और इडियट हैं, सर ये तो मुझे एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। हम मोदी जी की तरह ही हैं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो, हमें जो बोलना है आपका अधिकार है, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम मोदी जी को वोट देने पे फोकस करेंगे। आपको हमें जो बोलना है आप बोलो। और मैं तो कह रहा हूं सर कि मैंने आपको शुरू में कहा सर कि राहुल गांधी से यही था एक्सपेक्टेड, और बीजेपी से मैं हूं डिसअपॉइंटेड। क्योंकि सर ये राहुल गांधी जी तो हमारे देश का भविष्य है सर, ये हमारे देश के भविष्य को और संवार रहे हैं। ये नहीं होते ना तो जो बीजेपी का कभी कभी थोड़ा बहुत जो छिटक जाता है ना वोट बैंक की, कभी कभी छोटी मोटी कोई नाराजगी हो जाती है, वो सब कंसोलिडेट कर देते हैं जैसे ये अपना मुंह खोलते हैं संसद के पटल पे। तो सर ठीक है, बोलने दीजिए सर, जब ये देश के प्रधान, ये तो मोदी जी कहते हैं ना सर कि ये तो भाई नामदार हैं, जब ये देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कह सकते हैं तो हम लोग क्या हैं सर। आप सोचिए सर कि इस आदमी का ये स्तर हो गया है कि अभी तक तो मोदी को गाली देता था, लेकिन एक लोकतंत्र में जिसका तुम वोट पाना चाहते हो उनको भी गाली देने लगे। अब डायरेक्टली तुम जनता को बोलने लगे कि तो मतलब मोदी जी को तो गाली दे ही रहे हो, लेकिन तुम क्योंकि मोदी को गाली दे रहे हो तुम भी इडियट हो। मतलब ये लिटरली सर मतलब जनता को गाली दे रहे हैं। 2002 से 2013 तक गुजरात की जनता इडियट, बिल्कुल। 2014 से 2026 तक भारत की जनता इडियट, वो 34 देशों के राष्ट्र प्रमुख इडियट जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है, वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो कह रही हैं, मोहर लगा रही हैं इस बात पे कि भारत की आर्थिक तरक्की हुई है, यहाँ 26 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से ऊपर आई है, जिनके टाइम में हमारी जीडीपी लगातार बेहतर हुई है, अभी का कार्यकाल छोड़ करके मुद्रास्फीति की दर हमेशा 4% से नीचे रही है। तो वो इडियट हैं सब जो मोदी को सपोर्ट करते हैं और बार बार उनको चुन रहे हैं। सर अब मतलब मुझे तो सर ऑनेस्टली इससे ज्यादा इनके बारे में सर मतलब ये तो कपड़े भी सड़क छाप टाइप पहन के संसद में आ जाते हैं ना, इनको कपड़े पहनने का क्या बात करें सर अपन इनके बारे में। मतलब लिटरली ना बोलने का सलीका है, ना अपने बड़ों के लिए कोई संस्कार है, ना किसी देश का जैसे मतलब लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, वहां पे आपको कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता। एक पॉकेट में हाथ डाल के अपनी पार्टी के भी सीनियर्स को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे तुम्हारे कोई पाले हुए गुलाम है। ना संस्कार है सर, ना मूल्य है, ना कोई चरित्र है। धूर्तता और मूर्खता की पराकाष्ठा हो चुकी है, नकारात्मकता में मतलब गाली गलौज पे उतर आ चुके हैं। कभी देश को बदनाम करते हैं, कभी पूछते हैं कि हमारे प्लेन कितने गिर गए, कभी पूछते हैं कि वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बोल देते हैं, कभी हमारी सर आप ये देखिए कि ये इसी तरह का अभी वो हमारे जो पिछले जो सेना अध्यक्ष थे नारवणे जी का नाम लेके भी सदन के पटल से झूठ बोल रहे थे, और आज उसी तरह से ये अमित शाह जी के साथ कर रहे हैं सर।
मतलब करीब करीब आप देखिए ना सर, लास्ट टाइम भी जब ये सदन में आए थे तो वो फर्जी एक किताब लेके आ गए थे जो कि पब्लिश ही नहीं हुई, और देश के सेना अध्यक्ष का नाम लेके मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और आज मतलब ना इनके पास कोई फॉर्मल ऑर्डर है, ना कोई तथ्य है, ना कोई तर्क है, और उसके आधार पे देश के गृह मंत्री और उनके थ्रू प्रधानमंत्री को मतलब ये अब तो गाली गलौच ही कर रहे हैं सर। तो कुछ नहीं बचा है सर इनका मतलब, और अब ये यही करेंगे सर, मुझे नहीं लगता कि ये और कुछ करेंगे। ये समझ चुके हैं, जैसा कि अभी आपने अमित शाह जी के संदर्भ में पूछा था, वो समझ चुके हैं कि अमित शाह के रहते तो कुछ हो नहीं सकता। तो अभी तक तो क्या मोदी जी के बारे में था, लेकिन अभी अमित शाह जी का समझ चुके हैं कि यही आदमी है जिसकी वजह से मेरा कोई फ्यूचर है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य, और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद इतनी संख्या में जुटने के लिए। एक निवेदन आखिर में रहता है, अगर आपको चर्चा अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।